मैं राकेश कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मेडता सिटी। आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बीए पार्ट फेस्ट में संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि शासन प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न रूपों में विभाजित की जाती हैं, जैसे कि शक्तियों के विभाजन और शक्तियों के केंद्रीकरण के आधार पर शासन प्रणाली को एकात्मक और संघात्मक में विभाजित किया जाता है। जैसे कि जिस शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास होती हैं उसे एकात्मक कहा जाता है, और जिस शासन प्रणाली में संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है वहाँ संघीय शासन प्रणाली होती है। ठीक उसी प्रकार एक शासन के दो रूप और हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो आज हम इस वीडियो में संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो विभाजन है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया जाता है। जिस शासन व्यवस्था के अंदर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं उसे संसदीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। यानी संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होकर कार्य करती हैं, संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। जबकि जिस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में संबंध नहीं पाए जाते या दोनों में पृथक्करण पाया जाता है उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के विभाजन का जो आधार है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध हैं। जिस शासन व्यवस्था में आपस में संबंध होते हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में उसे संसदीय व्यवस्था कह दिया जाता है, और जिस शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में पारस्परिक संबंध नहीं होते उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहा जाता है। संसदीय शासन व्यवस्था है उसका जन्म ब्रिटेन से हुआ है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का जो जन्मदाता राष्ट्र है वो अमेरिका है। अब देखिए, मैंने बताया है कि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में पारस्परिक संबंध पाया जाता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है। कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो अनिवार्य तौर पे व्यवस्थापिका के सदस्य होते हैं। जैसे कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की नींव रखता है। अनुच्छेद 74 और 75 में संसदीय शासन व्यवस्था का आधार भारतीय संविधान के अंदर दिया गया है। तो भारत में जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का निर्माण भारतीय संसद से होता है। जैसे कि मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए अनिवार्य है कि वो संसद के किसी सदन के सदस्य हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई मंत्रिपरिषद का सदस्य है और संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, अन्यथा 6 माह के बाद उसे अपना मंत्री पद त्यागना पड़ता है। भारत में प्रधानमंत्री के लिए भी अनिवार्य है कि वो संसद के किसी सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका से होता है, और कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो अपने कार्यों के प्रति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वो कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, नीतियों के ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से मंत्रिपरिषद को घेर सकते हैं, काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, निंदा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, कटौती प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो संसदीय शासन के अंदर व्यवस्थापिका कार्यपालिका आपस में जुड़ के काम करती हैं।
अब हम देखते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सर्व प्रमुख संसदीय शासन व्यवस्था की जो विशेषता है वो है यहाँ पे दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। कार्यपालिका के दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। तो जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है वो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ही पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में नाममात्र की कार्यपालिका नहीं होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो भेद हैं, नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। संविधान के अंदर जो संपूर्ण शक्तियां दी जाती हैं वो नाममात्र की कार्यपालिका को दी जाती हैं, परंतु उन शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग करता है वो वास्तविक कार्यपालिका करती है। भारत के अंदर जो नाममात्र की कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका है वो प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद काम करता है वो वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान के अंदर संपूर्ण शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति को दी गई हैं, परंतु राष्ट्रपति उन शक्तियों का वास्तविक प्रयोग नहीं करते। राष्ट्रपति के पास संविधान के अनुसार जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होती है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, उसके द्वारा किया जाता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में नाममात्र की और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। भारत में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, मैंने बताया। ब्रिटेन के अंदर जो नाममात्र की कार्यपालिका है वो वहाँ की राजा या रानी है और वास्तविक कार्यपालिका वहाँ का मंत्रिपरिषद है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के दो भेद होते हैं, नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय शासन व्यवस्था की दूसरी विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच पारस्परिक संबंध। ये हमने पहले भी जिक्र कर लिया इसका कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में पारस्परिक संबंध होता है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है। कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो अनिवार्य तौर पे व्यवस्थापिका की किसी सदन के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका के सदस्य अपने नीतियों और कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि संसद का निम्न सदन जैसे कि भारत में लोकसभा है, यदि वो कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे तो सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका में पारस्परिक संबंध पाया जाता है और कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। भारत का जो संविधान है उनका जो अनुच्छेद 75(3) है, अनुच्छेद 75(3) के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो भारत के अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है क्योंकि यहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था विद्यमान है और संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में पारस्परिक संबंध होता है। इसके अलावा कार्यपालिका को भी ये अधिकार दिया जाता है कि वो लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकती है। जैसे कि भारत के अंदर राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री की सलाह से समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर दे। तो दोनों का जो कार्यकाल है वो एक दूसरे के विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। संसदीय शासन व्यवस्था की जो तीसरी विशेषता है वो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत चूंकि कार्यपालिका के दो भेद होते हैं, नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है और संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद होती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। प्रधानमंत्री संपूर्ण मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और महत्वपूर्ण जो फैसले हैं, निर्णय हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही लिए जाते हैं। और यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो इस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संपूर्ण मंत्रिपरिषद है वो कार्य करती है और प्रधानमंत्री इस राजनीतिक महराव की आधारशिला होती है। अगली जो संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है वो है कार्यकाल की अनिश्चितता। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और जो कार्यपालिका का कार्यकाल होता है वो निश्चित नहीं होता है। दोनों का कार्यकाल एक दूसरे के विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। भारत के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है, इसलिए यहाँ न तो कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित है और न ही व्यवस्थापिका का कार्यकाल निश्चित होता है।
कहने का मतलब है कि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, अस्थायी होता है। इसके अंदर मंत्रिपरिषद या कार्यपालिका है उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक उसे सदन के अंदर बहुमत प्राप्त है, विश्वास मत प्राप्त है। यदि उसका लोकसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है तो कभी भी लोकसभा या संसद अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को या कार्यपालिका को हटा सकती है, और कार्यपालिका को भी ये अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री को सलाह देके और संसद को भंग करवा सकती है। तो कहने का मतलब है कि संसदीय शासन व्यवस्था में न तो कार्यपालिका का कार्यकाल स्थायी होता है और न ही व्यवस्थापिका का कार्यकाल स्थायी होता है। दोनों का कार्यकाल एक दूसरे के विश्वास पर निर्भर करता है। ये अनिश्चितता संसदीय शासन व्यवस्था में बनी रहती है कि कब किसका कार्यकाल समाप्त हो जाए। तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल और व्यवस्थापिका का जो कार्यकाल होता है वो अनिश्चित होता है। अगली जो विशेषता है संसदीय शासन व्यवस्था की वो है गोपनीयता। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में गोपनीयता के आधार पर कार्य किया जाता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उन निर्णयों को गुप्त रखा जाता है, गोपनीय रखा जाता है। उस समय तक उन निर्णयों को उजागर नहीं किया जाता जब तक कि वो संसद के द्वारा अधिकृत रूप से राष्ट्र के अंदर लागू नहीं कर दिए जाते। यानी निर्णयों की गोपनीयता है वो मंत्रिपरिषद हमेशा बनाए रखती है, और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको पद ग्रहण करने से पूर्व गोपनीयता की शपथ भी लेनी होती है कि उनके सामने जो भी मामले आएंगे उनको उस समय तक वो गुप्त रखेंगे जब तक वो शासन की नीतियों को अधिकृत रूप से देश के अंदर वो लागू नहीं हो जाते। तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो कार्य किए जाते हैं वो गोपनीयता के आधार पर किए जाते हैं, पूर्ण गुप्त तरीके से कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हमने देखी। जैसे कि संसदीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, नाममात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। दूसरी विशेषता में हमने देखा कि संसदीय शासन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती हैं। तीसरी विशेषता में हमने देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। चौथी विशेषता में हमने देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का कार्यकाल है वो कभी भी समाप्त हो सकता है। दोनों का एक दूसरे के विश्वास पर कार्यकाल है वो निर्भर करता है। पांचवी विशेषता में हमने देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। और छठी विशेषता में हमने देखा कि संसदीय शासन व्यवस्था है वो गोपनीयता के आधार पर कार्य करती है। तो इस प्रकार से संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध होता है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल के कार्य करती हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था एक प्रकार से एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप अधिक होती है, क्योंकि इसके अंदर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य किया जाता है। और मैंने बताया कि ब्रिटेन विश्व का वो देश है जहां संसदीय शासन प्रणाली का जन्म हुआ। संसदीय शासन प्रणाली वाले प्रमुख राष्ट्रों में भारत है, ब्रिटेन है, जापान है, चीन है। इन देशों के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था है वो विद्यमान होती है। संसदीय शासन व्यवस्था का जो सर्व प्रमुख गुण होता है, जो सबसे अच्छी विशेषता है या इसका जो गुण है वो है उत्तरदायित्व का सिद्धांत। देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो उत्तरदायी शासन प्रणाली होती है और संसदीय शासन प्रणाली है वो उत्तरदायी शासन प्रणाली है। क्योंकि मैंने बताया है, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो कार्यपालिका होती है वो अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और जब तक उसे व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है उसी समय तक वो कार्य कर सकती है। तो संसदीय शासन प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप है, क्योंकि वहां पे कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और निम्न सदन के माध्यम से आम जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप है, क्योंकि यहाँ पे कार्यपालिका अपने कार्यों और नीतियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उत्तरदायित्व की जो भावना है वो संसदीय शासन प्रणाली का सबसे अच्छा गुण है। जबकि संसदीय शासन प्रणाली की जो सबसे बड़ी बुराई है या जो सबसे बड़ी कमी है वो है कार्यकाल की अनिश्चितता। यहाँ पे क्या होता है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है। यानी कभी भी व्यवस्थापिका का
कार्यकाल समाप्त हो सकता है या व्यवस्थापिका कभी भी अविश्वास के प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को भंग कर सकती है। तो यहाँ पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है। दोनों के ऊपर हमेशा कार्यकाल को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। और जब शासन के दो प्रमुख अंगों में अपने कार्यकाल को लेकर ही अनिश्चितता हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्र की जो नीतियां निर्धारित की जाती हैं उनमें वो स्थायित्व के भाव हमें नहीं देखने को मिलते जो देश की प्रगति के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे जो कार्यकाल की अनिश्चितता है वो संसदीय शासन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष है। परंतु यदि समग्र रूप से संसदीय और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का हम मूल्यांकन करें तो संसदीय शासन प्रणाली है वो कहीं न कहीं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुरूप सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुरूप कार्य करती है। और आज चूंकि विश्व के अंदर लोकतांत्रिक शासन प्रणालियां ही अधिक श्रेष्ठ समझी जाती हैं, इसलिए संसदीय शासन प्रणाली है वो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। धन्यवाद।